हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के 50 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि 50 वायरल लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप लोग ये 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके आने वाले एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी प्रश्न आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ हो सके तो सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग को ऐसे देना है कि प्रकाश के किरण का किसी चमकदार तल या दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को कुछ इस तरीके से लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसके नियमों को भी लिखें। तो ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग को ऐसे देना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपसे ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल तल पे होते हैं। दूसरा नियम आपसे कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो देखिए, पहला नियम आपसे क्या कहता है? पहला नियम आपसे सिंपल कहता है कि एक होता है आपतित किरण, एक होता है परावर्तित किरण और एक होता है अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल तल पे होते हैं। और दूसरा नियम आपसे ये कहता है कि आपतन कोण यानी कि कोण आई जो होता है वो बराबर होता है कोण आर के। तो ये आप लोग 2 नियम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। काफी शानदार एकदम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर निम्न है और निम्न करके आपको नीचे अंतर लिखना है। अंतर में सबसे पहला अंतर आप लोग को यह लिखना है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, वहीं उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है। दूसरा अंतर आप लोग को यह लिखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तीसरा अंतर आप लोग को यह लिखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु का छोटा, बड़ा और बराबर सभी आकार के प्रतिबिंब बनता है, परंतु उत्तल दर्पण में वस्तु से सिर्फ छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। अगला चौथा नंबर आप लोग को पॉइंट लिखना है कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, परंतु उत्तल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणों को फैला देती है, यानी कि अपसरित कर देती है। तो ये 4 अंतर अगर आप लोग लिख लेते हो तो आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपसे कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो काफी शानदार तरीके से इसका आंसर दिया गया है। आप लोग भी इसी तरीके से इसका आंसर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रकाश के अपवर्तन को लिखें। काफी शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपसे कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल तल पे होते हैं। और दूसरा आपसे कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तित कोण की अनुपात का मान एक नियतांक होता है। तो ये दोनों नियम आप लोग याद रखिएगा। पहला नियम बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन के नियम के सेम ही है और दूसरा नियम थोड़ा सा चेंज है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कुछ ऐसे देना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इस स्थिति में अपवर्तित कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांति कोण कहते हैं। तो देखिए, इसको आप लोग इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री होता है उसके लिए उस
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रांति कोण। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है आंख की स्मंजन क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर ऐसे पूछेगा कि आंख की स्मंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसके आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को ही स्मंजन क्षमता कहते हैं। तो काफी आसान सा इसका जवाब है, आप लोग इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग को ऐसे देना है कि सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षैतिज रेखा के समीप होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना होता है। इस स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उनके अंदर कम तरंगदैर्घ्य वाले वर्ण बीच में ही अपवर्तित हो जाते हैं एवं हम तक पहुंचने वाला सूर्य के प्रकाश में सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले वर्ण यानी कि लाल और नारंगी ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। तो काफ़ी शानदार तरीके से इसका जवाब लिखा गया है, आप लोग भी ऐसे ही इसका जवाब लिख करके आइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 अलग अलग रंग यानी कि वर्णों में बट जाती है। ये वर्ण लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला और 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि जब मानव नेत्र द्वारा निकट या दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देखने में कठिनाई होती है तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दूरदर्शिता। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, और इसका फॉर्मूला होता है V = IR। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा, विद्युत आवेश एवं प्रतिरोध की परिभाषा लिखें। तो तीनों का परिभाषा पूछा गया है। हो सकता है कि तीनों का परिभाषा आपसे अलग अलग ही पूछा जाता है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपसे कहता है सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा देंगे। विद्युत धारा का परिभाषा आप लोग को ऐसे देना है कि किसी चालक तार से प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। अब विभव का परिभाषा आप लोग को ऐसे देना है कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, और इसका SI मात्रक विभवांतर होता है। अगला जो है आपका प्रतिरोध, इसको आप लोग को ऐसे परिभाषित करना है कि प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। तो ये तीनों आप लोग को इस तरीके से परिभाषा देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओम का नियम क्या है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को इसका आंसर कुछ ऐसे देना है कि ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो देखिए इसका नियम आपको सिंपल कहता है कि अगर अचर ताप है और किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो धारा का मान क्या होता है, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि I समानुपाती होता है V के। और अगर आप लोग इस समानुपात के चिन्ह को हटाओगे तो इसका फॉर्मूला बन करके आता है I = V/R। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है एमीटर और वोल्ट मीटर के उपयोग को बताएं। तो ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है, सबसे पहले आपको एमीटर के उपयोग को बताना है और लिखना है कि एमीटर का उपयोग किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को मापने के लिए किया जाता है। वही वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किसी परिपथ
परिपथ के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के मान को मापने के लिए किया जाता है। तो सिंपल आप लोग याद रखिएगा, एमीटर से किसी भी परिपथ का धारा मापा जाता है और वोल्ट मीटर से किसी भी परिपथ का विभवांतर मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारक है कि विद्युत धारा की प्रबलता, मतलब आप कितना ज़्यादा धारा प्रवाहित कर रहे हैं। दूसरा है परिपथ की लंबाई पर, मतलब परिपथ कितना लंबा है। तीसरा है विद्युत धारा से प्रवाहित समय पर, तो समय पर भी निर्भर करता है। चौथा है चालक के तार के पदार्थ पर, यानी कि जो चालक तार है वो किस चीज़ का बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो चुंबकीय रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में हमें एक ही समय पे एक ही बिंदु से दो अलग अलग दिशा की स्पर्श रेखा प्राप्त होती है, जो कि असंभव है। अतः दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम क्या है। यह भी काफी शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार अगर हम अपनी बाएं हाथ की 3 उंगली, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती हो, तो अंगूठा क्या होगी, धारावाही पर लगने वाले बल को दर्शाता है। तो बाएं हाथ के फ्लेमिंग का जो बाम हस्त का नियम है उससे हम लोग को क्या पता लगता है कि अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के 3 उंगली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, अंगूठा धारावाही पर लगने वाले बल की दिशा बताए, तो तर्जनी उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो इसमें तर्जनी क्या होती है कि प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अच्छा ईंधन क्या है। इसका जवाब आप लोग को ऐसा देना है कि अच्छा ईंधन वो है जो सबसे पहले क्या करे कि जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका परिवहन एवं भंडारण आसान हो, जो पूर्ण रूप से जलकर अधिक ऊर्जा दे, जो प्रदूषण यानी कि धुआं न करे, जो सस्ता हो। तो ये सभी गुण जिसके अंदर पाए जाएंगे वो सभी क्या होंगे, अच्छे ईंधन कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सौर कुकर के उपयोग के 2 लाभ और 2 हानि बताएं। तो सौर कुकर के उपयोग अगर आप लोग करते हो तो इसका 2 लाभ क्या हो सकता है और 2 हानि क्या हो सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है कि सौर कुकर के उपयोग के 2 लाभ और 2 हानियां निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखी गई है। सबसे पहले आप लोग को लाभ बताना है। तो पहला लाभ ये होगा कि इसके उपयोग से ईंधन की बचत होगी, और दूसरा लाभ ये होगा कि इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ये 2 क्या होते हैं, लाभ होते हैं। बाकी हानियां क्या होती है, तो इसका उपयोग हम सिर्फ गर्मी वाले स्थानों पे ही कर सकते हैं जहां धूप निकले हुए, और उसके अलावा इसमें तलने और सेकने वाले पकवान नहीं बना जा सकते। तो देखिए सौर कुकर से क्या होता है कि इससे हम लोग ईंधन तो बचा लेते हैं, प्रदूषण भी नहीं होता है, लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे डेली धूप निकलता हो, यानी कि गर्मी वाला जगह हो। और साथ ही इसमें अगर आपको तलने वाला या फिर सेकने वाला कोई पकवान बनाना है तो आप लोग इसमें नहीं बना सकते। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। काफी शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है कि प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आवेशों का विरोध करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और ओम को इस तरीके से सूचित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि बिजली के बल्ब
बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जो वायु अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही भंगूर हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। इसलिए बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो देखिए बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन अगर वायु या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो भंगूर होकर के टूट जाता है। इसलिए बिजली के बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस भर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों द्वारा उनका संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो काफी शानदार इसका 2 लाइन में ही आंसर दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है असंतुलित समीकरण और एक होता है संतुलित समीकरण। हमसे संतुलित समीकरण के बारे में पूछा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपसे लिखना है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दाएं और बाएं दोनों ओर समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो काफी शानदार इसको भी समझाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कुछ ऐसे दीजिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो और अगर हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित न करें तो यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें 2 पदार्थ होगा या फिर 2 से अधिक पदार्थ क्या होगा कि आपस में संयोग करेगा यानी कि आपस में जुड़ेगा और जुड़ करके अपने से अलग गुण वाला यानी कि अपने से भिन्न गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए कि ए क्या है, एक अलग पदार्थ है और बी क्या है, एक अलग पदार्थ है। ये दोनों आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ सी को निर्माण करेंगे और ये सी का गुण क्या होगा, ए और बी दोनों से अलग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। फिर आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में लिखना है और आप लोग को लिखना ये है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटने के दौरान ऊष्मा का ह्रास हो यानी कि ऊष्मा की कमी हो उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और फिर आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में ये लिखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो यानी कि ऊष्मा नया बने उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग को दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अम्ल किसे कहते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है एवं जल में घुल करके H+ आयन देता है। साथ ही अम्ल का मान क्या होता है, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो 3 बात आप लोग याद रखिएगा। पहला कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, दूसरा यह जल में घुल करके H+ आयन देता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 28 नंबर कि लवण किसे कहते हैं। तो लवण को इंग्लिश में साल्ट कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है कि अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। यह पूर्ण रूप से उदासीन होता है जिसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। तो देखिए आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो लवण बनता है। और लवण क्या होता है, उदासीन होता है जिसका pH मान 7 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भस्म किसे कहते हैं। यह भी काफी शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है एवं यह जल में घुल करके OH- आयन देता है तथा इसका pH मान 7 से अधिक होता है एवं जल में घुलनशील भस्म को क्षार भी कहा जाता है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इसको लिख करके आप लोग याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप
लवण बनता है एवं जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार के बीच हुई अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है जबकि सिर्फ अम्ल विद्युत का चालन नहीं करता है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि अम्ल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत के चालन के लिए आयन की आवश्यकता होती है एवं अम्ल जल से अभिक्रिया करके OH+ आयन देता है, H+ आयन देता है, जबकि अम्ल स्वतंत्र में कोई आयन नहीं होता है। यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है लेकिन अम्ल नहीं। तो काफी शानदार तरीके से इसका आंसर लिखा गया है। आप लोग भी इसी तरीके से इसका आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या करें। यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O को आंध्र बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसे खुले वायु में रखा जाए तो यह वायुमंडलीय जल वाष्प से क्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है। तो देखिए, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम लोग बंद बर्तन में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर इसको जल वाष्प मिल गया तो ये जल वाष्प से अभिक्रिया कर करके क्या बना देता है? तो जिप्सम बना देता है। इसीलिए हम लोग इसको बंद बर्तन में रखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 2 उपयोग लिखे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे लिखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला इसका उपयोग होता है सोडा अम्ल अग्निनाशक अग्निशामक के रूप में। तो अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाले में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग को लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पेट की अम्लीयता को भी नष्ट करता है। तो पेट में जो अम्लीयता बढ़ जाती है जिस कारण हमारे पेट में दर्द होता है उसको भी इससे खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि आश्रित जल का pH मान 7 होता है और यह आयन मुक्त होता है, जबकि वर्षा के जल में वायुमंडलीय प्रदूषण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस आयन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं एवं विद्युत के चालन के लिए आयन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता लेकिन वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। इसका आंसर आप लोग को ऐसा देना है कि वैसा रंजक जो हमें अलग अलग तरीकों से किसी विलयन के क्षारीय और अम्लीय होने की जानकारी देता है उसे सूचक कहते हैं या वह सूचक कहलाता है। लिटमस पत्र एक सूचक है, हल्दी भी आप लोग दे सकते हो, हल्दी भी एक प्रकार का सूचक ही होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोडीन के कमी से घेघा रोग हो सकता है। साधारण नमक में Kl और KiO यानी कि आयोडीन और आयोडीन को मिला करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोडीन युक्त नमक बनाया जा सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उदासीनीकरण क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग को ऐसे देना है कि HCl NaOH से अभिक्रिया करता है और NaCl लवण तथा H2O जल बनाता है। तो यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, भस्म है, जो आपस में अभिक्रिया करके NaCl और H2O बनाते हैं। अगला आप लोग को ऐसे देना है कि 2KOH अभिक्रिया करता है H2SO यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और ये K2SO4 यानी कि लवण बनाते हैं और साथ में जल के अणु भी बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि विरंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है जो क्लोरीन, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन से बना एक यौगिक होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है।
इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो पहला उपयोग होता है जल को शुद्ध करने में, दूसरा उपयोग होता है विरंजन यानी कि रंग को उतारने में, जिससे कि कपड़े वगैरह पे दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए क्योंकि खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे के बर्तन से क्रिया करके उसे खराब कर देता है, जिस कारण भोजन भी खराब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को लिखे। यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि जिप्सम को सावधानी पूर्वक 393 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो देखिए, अगर आपके पास जिप्सम है और अगर आप उसको 393 केल्विन तक गर्म करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसका आप लोग को रिएक्शन ऐसे लिखना है कि CaSO4 इंटू 2H2O क्या है? ये एक प्रकार का जिप्सम है जिसको 393 केल्विन पर तक गर्म किया गया है और इससे हमको CaSO4 और हाफ H2O प्राप्त होता है, यानी कि जिप्सम प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे एवं इसका उपयोग लिखे। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O और इसका उपयोग निम्न है। सबसे पहला उपयोग है सांचा यानी कि मूर्ति बनाने में, और दूसरा उपयोग है दीवार पर सीमेंट जैसे प्लास्टर कराने में, और तीसरा उपयोग होता है हड्डियों को जोड़ने में। तो ये तीन उपयोग आप लोग को लिख करके आना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि वैसी श्रेणी जिसके क्रियाशील मूलक समान हो एवं जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर CH2 हो उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, एक उदाहरण दे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि वैसा ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों हो उसे हम लोग उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक उदाहरण है जिंक का ऑक्साइड यानी कि ZnO। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समवायता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। इसका आंसर ऐसे होगा कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र एक हो लेकिन संरचना भिन्न हो उसे हम लोग समवायता कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को एक लाइन में सिंपल लिखना है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है यानी कि क्यों आवश्यक है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि जीवों में पोषण अनिवार्य है क्योंकि जीवों के टूटे फूटे कोशिका की मरम्मत और विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को एक लाइन में देना है कि जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है यानी कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रम में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जड़ के द्वारा जल एवं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन को तैयार करते हैं। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि हमारे आमाशय में जठर रस बनता है और उसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसका पहचान करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल का क्या क्या भूमिका होता है
ये आप लोग को लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मृतजीवी पोषण क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग को ऐसे देना है कि मृतजीवी पोषण परपोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन मित्र प्राणियों के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 51 नंबर कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि पाचक ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस में पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अलग अलग पाचक ग्रंथि अलग अलग पाचक एंजाइम का स्रावन करता है। पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन आपसे 52 नंबर पूछा गया है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। इसका आंसर आप लोग को लिखना है पित्त यकृत द्वारा स्रावित होने वाली क्षारीय रस है जो अमाशय से ग्रहणी में आय अम्लीय कायम को क्षारीय बनाती है जिससे उसका पाचन आगे हो पाता है। साथ ही पित्त भोजन के वसा के बड़े अणु को सरल अणु में खंडित करता है। तो हमारे पित्त का क्या महत्व है ये आप लोग को लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विषमपोषी या परपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है कि विषमपोषी पोषण पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों से प्राप्त करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वपोषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। सबसे पहला पदार्थ है क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस, तीसरा है जल यानी कि H2O और चौथा है सूर्य की प्रकाश। तो ये 4 चीज़ क्या किस लिए आवश्यक है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।